घुटना और घुटने में जोड़ में सूजन होना। घुटना स्टिफ हो गया है, दर्द हो गया है, चलने में परेशानी हो रही है, बैठ के उठना मुश्किल हो गया है, ये सारे उसके लक्षण हैं। कौन से लोग हैं जो रिस्क पर हैं? यूजुअली देखा गया कि 50 के बाद ये परेशानी बढ़ती है, धीरे से बढ़ती है। लोग बताते हैं कि मैं तो पहले ठीक था, बैठ के उठता हूं तो मुश्किल है, सीढ़ी चढ़ लेता था लेकिन उतरना मुश्किल है, कभी कभी रात में मेरी नींद खुल जाती है दर्द से। तो ये छोटी छोटी परेशानियां शुरू होने लगती है। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं आर्थराइटिस के जो हम समझ सकते हैं? साइंस ऐसे ही शुरू होते हैं, छोटे छोटे होते हैं कि वो पेन होना, उन्हें दर्द होना शुरू हो गया, स्टिफनेस हो गया, दर्द की दवा की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया। तो ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर ऐसे आने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक प्राइमरी कंसल्टेशन डॉक्टर से कर लेना चाहिए। मान लो एकदम ही एडवांस स्टेज हो गया है, अब खड़ा होना मुश्किल है, वॉशरूम खुद से नहीं जा पा रहा है, पैर टेढ़ा हो गया है, एक्सरे में स्टेज 4 अर्थराइटिस है, तो ऐसी स्थिति में सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। सर्जरी से पहले भी कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं कि बिना सर्जरी कराए नी आर्थराइटिस को कैसे थोड़ा सा कंट्रोल या बचाया जा सकता है? नॉन सर्जिकल, मैक्सिमम नॉन सर्जिकल होते हैं। सारे पेशेंट जिनको भी आर्थराइटिस है सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मिथ है कि अब आर्थराइटिस हो गया है तो अब सर्जरी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 kg अगर अपना वेट रिड्यूस करते हैं सो चांसेस ऑफ आर्थराइटिस इज रिड्यूस्ड बाय 50%। तो जो रोबोटिक सर्जरी है आज के समय में इंट्रोड्यूस की गई है, पुरानी जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सर्जरीज होती थी उससे कितनी अलग है? रोबोटिक सर्जरी जो आजकल यूज हो रही है उसमें जो नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी होती थी उसमें सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग, बोन में ड्रिल करना, इस तरह की चीजें ज्यादा होती थी। अभी रोबोटिक्स करने से हम उतने ही बोन सरफेस को रिमूव करते हैं जितनी डैमेज्ड है। जो नेचुरल बोन स्टॉक है जो बचा है उसको प्रिजर्व करते हैं। जो ड्रिल करना होता था वो ड्रिल नहीं करते हैं। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो सर्जरी के बाद आप मना कर देते हैं या एडवाइस करते हैं कि करिए? जो मना करते हैं वो जंप करना मना करते हैं, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वो मना करते हैं, नॉर्मल कोर्स पे बाकी सब चीजें करते हैं। क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपके घुटनों में दर्द होता है? जब आप कुर्सी से खड़े होते हैं या बैठने की कोशिश करते हैं तब घुटनों में जकड़न महसूस होती है और कई बार आपके घुटनों से टक टक की आवाज भी आती है। अगर आप इसे बढ़ती उम्र के प्रॉब्लम्स को समझकर इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसी गलती मत करिए। आपको बता दें कि इंडिया में करोड़ों लोग जो हैं आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हर घुटने का दर्द आर्थराइटिस ही होता है और क्या आर्थराइटिस में हर बार सर्जरी करानी पड़ती है? और क्या सर्जरी में रोबोटिक जो सर्जरी है आज के समय में आई है वो ट्रेडिशनल सर्जरी से बेहतर है, कितनी अलग है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए ही आज के हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनको इस फील्ड में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। वो हर साल 1000 से ज्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं। तो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर युवराज कुमार, जो कि चेयरमैन है ऑर्थोपेडिक्स, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें आप जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है वो चीजें पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन को डॉक्टर। सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा आपसे कि जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर हमारी ऑडियंस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना हो कि क्या है ये, तो प्लीज आप उनको बताइए। अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, बहुत तरह की आर्थराइटिस होती है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है घुटना और घुटने में जोड़ में सूजन होना। घुटना स्टिफ हो गया है, दर्द हो गया है, चलने में परेशानी हो रही है, बैठ के उठना मुश्किल हो गया है, ये सारे उसके लक्षण हैं। अब दो हड्डियां होती हैं, एक फीमर और एक टिबिया। तो उन दोनों के बीच में कार्टिलेज होता है जो कुशन मटेरियल होता है। जैसे ही हम कुर्सी पे बैठे हैं तो वो गद्दा है, वो गद्दा धीरे धीरे घिस जाता है। तो जब वो घिस जाता है तो एक रॉ बोन दूसरे रॉ बोन को टच करती है। जब वो टच करती है तो वहां पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं नी आर्थराइटिस। और लक्षण के तौर पे पेशेंट को पेन, स्टिफनेस, क्रैकलिंग साउंड,
चढ़ना उतरना ये सारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल। आई एम श्योर डॉक्टर आपके पास बहुत सारे ऐसे मरीज अपनी दिक्कतें लेकर के आते होंगे, तो आपको क्या लगता है आज के समय में इंडिया में इस तरीके की दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं? दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंट लीड करना चाह रहे हैं, पेन का थ्रेशोल्ड कम है, अगर परेशानी हो रही है तो लोग तुरंत दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम अर्बन लाइफ स्टाइल की बात करें तो लोग यहाँ अकेले रहते हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके बच्चे अमेरिका में, इंग्लैंड में हैं और पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, सो पेरेंट्स को भी खुद अपना देखभाल करना है। तो वैसी स्थिति में थोड़ा भी अगर पेन हो रहा है या स्टिफनेस हो रहा है, या उठ के अपना चाय नहीं ले पा रहे, वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं जो पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो लोग खुद हॉस्पिटल आते हैं, दिखाते हैं, या बच्चे उनके बाहर बैठ के गूगल करते हैं या बताते हैं आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ, उस हॉस्पिटल में चले जाओ, इस डॉक्टर से मिल लो। सो इस तरह से लोगों में अवेयरनेस ज्यादा हुआ। दूसरा क्या हुआ कि लोगों को जब एजुकेट करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि ये ना हो, और अगर हो भी जाता है तो उसके बाद सर्जरी होती है एडवांस केस में, और कन्वेंशनल सर्जरी हो चाहे रोबोटिक सर्जरी हो, उसके बाद रिजल्ट्स जब लोग देखते हैं आसपास अपने पार्क में, पड़ोस में, कि ये पेशेंट तो कल होके चल फिर नहीं पा रहा था और आज इतना अच्छा चल रहा है, तो ऐसा कैसे है भाई? तो नहीं अभी तो ये प्रसाद साहब ने सर्जरी कराई है, उसके बाद तो ये ही इज फीलिंग गुड, तो वो बाहर जा रहे हैं, गार्डन में भी जा रहे हैं, जो शादी में आना जाना उनकी मैडम ने बंद कर दिया था वो जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो उस तरह से अवेयरनेस फैलने लगा। और क्योंकि अब ये लोग हॉस्पिटल भी नजदीक है या उनके पास जा रहे हैं, टेस्ट है, तो इस वजह से देखा गया है कि अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, ये चीज आपने सही कही कि एक तो पहले के मुकाबले चीजें भी बदली हैं, बदली ऊपर है। से एक दूसरे को लोग देखते भी हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ से ये सारी चीजें बिल्कुल स्प्रेड भी बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे डॉक्टर हमें लिस्ट ऑफ वो समझने हो कि कौन से लोग हैं जो रिस्क पर हैं आर्थराइटिस वेरी के, गुड, तो सही वो- सवाल है, हाँ, सही सवाल है प्लीज उसका हमें कि जवाब रिस्क पे कौन है, किन्हें हो सकता है। सो जेनेटिकली ऐसे देखा जाए, तो हो तो किसी को सकता है, बट एक एज ग्रुप इज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली देखा गया कि 50 के बाद ये परेशानी बढ़ती है, धीरे से बढ़ती है। लोग बताते हैं कि मैं तो पहले ठीक था, अब बैठ के उठता हूं तो मुश्किल है, सीढ़ी चढ़ लेता था लेकिन उतरना मुश्किल है, कभी कभी रात में मेरी नींद खुल जाती है दर्द से। तो ये छोटी छोटी परेशानियां शुरू होने लगती हैं। जब ये छोटी छोटी परेशानियां शुरू होने लगती हैं और फिर वो जब इतना हो जाता है कि वो सोशलाइज करना बंद कर दिए, आना जाना बंद कर दिए, तब उन्हें जरूरत पड़ती है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देन फिर वो एक्सरे कराते हैं डॉक्टर, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। करेक्ट। तो ऐसे लोग क्या सिर्फ एज तक ही रिलेटेड होते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा देखा गया कि अगर मेल और फीमेल की बात करें, हाँ। तो जेंडर वाइज तो फीमेल में ये ज्यादा कॉमन है। अगर मैं मान लो सपोज करो कि मैं अपनी ओपीडी में 50 पेशेंट देखता हूं, तो 50 में लगभग 35-40 फीमेल्स होती हैं। इतना आंकड़ा? इतना अंतर है, काफी ज्यादा है। अगर मैं मान लो 100 सर्जरी करता हूं तो 100 सर्जरी में 70% जो होती है वो फीमेल्स होती है। सो अगर देखा जाए कि किसमें कॉमन है, रिस्क पे कौन है, जो आपका सवाल था कि रिस्क पे है कौन, तो कुछ चीजें मॉडिफाइबल फैक्टर है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब कि आप मेल है फीमेल है तो नॉन मॉडिफाइबल है, आपका एज बढ़ रहा है तो नॉन मॉडिफाइबल है, आपके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को अगर है ऑस्टियोआर्थराइटिस तो चांसेस थोड़ा ज्यादा है होने के। तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। मॉडिफाइबल ऐसा है कि अगर आप वेट मैनेज करते हैं, अपना एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं। एक्सरसाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि मैं सुबह पार्क में बहुत टहलता हूं, ऐसी बात नहीं है, आप टहल रहे हैं। मैं ऑफिस में तो बड़ा बिजी रहता हूं, आता जाता रहता हूं, ऐसी बात नहीं। आपको अगर मैं घुटने की बात करूं तो आपको घुटना मजबूत रखना है। घुटने मजबूत करने के लिए जो उसके स्पेसिफिक एक्सरसाइज है वो करने हैं। सो एज और आपका वेट मैनेजमेंट, आपका डाइट मैनेजमेंट, आपका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, आप इंजुरी ना हो, ये भी देखा है। जिसको अगर इंजुरी हो जाती है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपका वेट मैनेज करना है, घुटने के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और आपके लाइफ स्टाइल अगर चीजों को आप बदलेंगे तो देन ऑफ कोर्स द चांसेस आर लेस।
तो ये लोग जो हैं ज्यादातर रिस्क पर होते जो हैं। रिस्क पर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि मॉडिफाइबल क्या है, नॉन मॉडिफाइबल क्या है, जो हमारी ऑडियंस को समझने में काफी आसानी भी होगी। बिल्कुल। हम जैसे संकेत की बात करें डॉक्टर, तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि शुरुआती संकेत जो है लोगों को लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ चलो ये आ ही रहे हैं। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं आर्थराइटिस के जो हम समझ सकते हैं? बिल्कुल। वार्निंग से साइंस ऐसे ही शुरू होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं कि वो पेन होना, उन्हें दर्द होना शुरू हो गया, स्टिफनेस हो गया, आई मीन दर्द की दवा की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया। तो ये छोटे-छोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर ऐसे आने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक प्राइमरी कंसल्टेशन डॉक्टर से कर लेना चाहिए, ताकि वहां पे एक डूज एंड डोंट्स प्रॉपर समझ में आ जाए, देन आप अपने घुटने को काफी हद तक बचा सकते हैं। ठीक है। ये जो आपने हमें सिम्टम्स बताए, अगर किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, उनके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि इसका इलाज कैसे होगा। तो अगर नी आर्थराइटिस कंफर्म हो गया है, डॉक्टर ने बता दिया है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या है हमारे पास? जब ये स्टेज पे डिपेंड करता है, शुरू में थोड़ा पेन हो रहा है, फिर ज्यादा हुआ, फिर हम एक्सरे करते हैं, डॉक्टर्स हम लोग एक्सरे करते हैं, एक्सरे में देखते हैं ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4, ग्रेड 1 मतलब कम, 2, 3, 4 मतलब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इलाज पहले तो कोशिश जरूर करनी चाहिए कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो जितना आप बचा लें। अगर हो ही गया है तो किस स्टेज पे, सारे पेशेंट जिनको भी आर्थराइटिस है सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मिथ है कि अब आर्थराइटिस हो गया है तो अब सर्जरी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई उपाय ऐसे किए जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, आप लाइफ स्टाइल मैनेज कर रहे हैं, डाइट मैनेज कर रहे हैं, नी मसल्स जो है हमें घुटने के अराउंड जो भी मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उससे भी आप आर्थराइटिस पेन से रिलीफ हो सकता है। उसके बाद दवा दी जाती है, सिंपल मेडिसिन दी जाती है, पैरासिटामोल देते हैं, इनसेट्स देते हैं। इनसे नहीं ठीक होता है, मान लो स्टेज बढ़ गया है, तो नी में इंजेक्शंस भी देते हैं। इंजेक्शंस भी कई तरह के होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, सोडियम हाइलोरेनेट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन, उनकी और भी सारे को मॉर्बिडिटीज क्या है, लाइक डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो सारी चीज को फैक्टर इन करते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। मान लो एकदम ही एडवांस स्टेज हो गया है, पेशेंट अब खड़ा होना मुश्किल है, वॉशरूम खुद से नहीं जा पा रहा है, पैर टेढ़ा हो गया है, एक्सरे में स्टेज 4 आर्थराइटिस है, तो ऐसी स्थिति में सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन, और सर्जरी करके फिर उनका इलाज किया जा सकता है। उसके बाद वो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं। इंडिया में चाहे पूरे विश्व में लाखों लोग सर्जरी के बाद बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। जैसा आपने सर्जरी का बताया, लेकिन सर्जरी से पहले भी कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं कि बिना सर्जरी कराए नी आर्थराइटिस को कैसे थोड़ा सा कंट्रोल या बचाया जा सकता है? नॉन सर्जिकल, मैक्सिमम नॉन सर्जिकल होते हैं। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें, जैसा ऐसा कहते हैं, अगर आप अपना वेट 5 kg रिड्यूस करते हैं, 5 kg अगर अपना वेट रिड्यूस करते हैं, सो चांसेस ऑफ आर्थराइटिस इज रिड्यूस बाय 50%। तो वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो भी चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आप दवा दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, फिर समटाइम्स छोटी सर्जरी होती है, दूरबीन से करते हैं, ऐसे डिपेंडिंग ऑन द स्टेज सर्जरी की जाती है। मतलब कुछ नॉन सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सर्जरी पर जाने से पहले नॉन सर्जिकल मेथड्स होते हैं। ऑफ कोर्स वो सारी चीजें करते हैं। अगर वो सारी चीजें फेल हो जाती है और उसके बाद भी पेशेंट ट्रीट नहीं हो रहा है, उसे आराम नहीं मिल रहा है और उसका डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो फिर जरूर सर्जरी करनी चाहिए। बिल्कुल। जो सर्जरी है उसको लेकर के भी लोगों के मन में तमाम तरह की चीजें रहती हैं, तो रोबोटिक नी सर्जरी की आजकल काफी ज्यादा बात होती है। बिल्कुल। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बहुत ही, आप भी आज के डेट में द रोबोटिक नी सर्जरी, रोबोटिक सभी जगह आ चुका है, चाहे वो मेडिकल फील्ड की बात करें, चाहे नॉन मेडिकल फील्ड की बात करें। पूरे विश्व में सबको पता है रोबोट्स धीरे धीरे AI, इंटेलिजेंस, सब कुछ आ रहा है। सो अगर ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो यहाँ जो रोबोट होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो एक्चुअली कभी ऐसा नहीं होता कि कोई रोबोट है और वो रोबोट जाके सर्जरी कर रहा है, मैं OPD में बैठा हुआ हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रोबोट एक असिस्ट करता है, एक असिस्टिंग डिवाइस है, एक गाइड करता है, और हम सर्जन, हमें वो रोबोटिक आर्म होता है, उस रोबोटिक आर्म से हम सर्जरी करते हैं। बट पेशेंट का जो एक्चुअल एनाटॉमिकल डेटा है वो रियल टाइम पे हम ट्रांसफर करते हैं स्क्रीन पे,
उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम में, वो कैलकुलेट करके वो रोबोटिक सिस्टम बताता है कि कितना एरर है, कितना डिफॉर्मिटी है, 1 mm 10 डिग्री, वायरस इतना है, एंगल इतना है। उसके बाद फिर उसके हिसाब से रोबोटिक आर्म में वो डेटा हम करेक्ट करके फीड करते हैं, वो रोबोटिक आर्म से हम सर्जरी करते हैं। सो इस तरह से जो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वो बेटर होती है, जो ह्यूमन जो ट्रेमर है वो कम हो जाता है। सो ऐसी स्थिति में अगर रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो रिजल्ट्स काफी बेहतर होते हैं। बिल्कुल। तो जो रोबोटिक सर्जरी है आज के समय में इंट्रोड्यूस की गई है, पुरानी जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सर्जरीज होती थी उससे कितनी अलग है? बिल्कुल, रोबोटिक सर्जरी जो आजकल यूज हो रही है उसमें जो नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी होती थी उसमें सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग, बोन में ड्रिल करना, इस तरह की चीजें ज्यादा होती थी। अभी रोबोटिक्स करने से हम उतने ही बोन सरफेस को रिमूव करते हैं जितनी डैमेज्ड है। जो नेचुरल बोन स्टॉक है जो बचा है उसको प्रिजर्व करते हैं। जो ड्रिल करना होता था वो ड्रिल नहीं करते हैं। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग कम होती है, तो अगर सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग कम होगी तो रिकवरी बेहतर होगा। जब हम 1 mm और 1 डिग्री के वेरिएशन को देख रहे हैं तो इम्प्लांट का प्लेसमेंट बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा, तो उससे लॉन्गेविटी ऑफ इम्प्लांट बढ़ती है। ओके। अभी जैसे रोबोटिक सर्जरी की बात हो रही है, तो इसमें क्या रिकवरी टाइम भी रहता है कि बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिशनल सर्जरी के बिल्कुल। मुकाबले कितना रहता है? ऑफ कोर्स, अगर रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो जैसा मैंने कहा सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग कम होती है, बोन में ड्रिलिंग कम होती है, ब्लड लॉस कम होता है, तो रिकवरी ऑफ कोर्स बेटर Fast हो होती जाती है, है। फास्ट होती है, क्विकर होती है। ठीक है। इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैंडिडेट्स हैं जिसको आप इवैल्यूएट करके बताते हैं कि इन मरीजों में आप रोबोटिक सर्जरी कराने की एडवाइस देंगे? यूजुअली साइंटिफिकली टेक्निकली सारे मरीज में कर सकते हैं, सारे मरीज में कर सकते हैं रोबोटिक सर्जरी, जिसमें अगर वो भी देखा है कि जो टाइमिंग की बात होती है, एक अगर एक कन्वेंशनल नी सर्जरी करते हैं और एक रोबोटिक करते हैं, मुश्किल से 8 से 12 मिनट का फर्क होता है। जो रोबोटिक करते हैं 8 से 12 मिनट ज्यादा Fast लग होता सकता है, अच्छा। ज्यादा लग सकता है डेटा ट्रांसफर करने में। एंड वंस आपका लर्निंग कर्व बेटर हो गया, यू आर वेल ट्रेन्ड सर्जन, तो नॉर्मली इट कैन बी डन इन लेस देन 8 मिनट्स, जो रोबोटिक पार्ट है। बट ओवरऑल सर्जरी टाइम इज मे बी समटाइम्स 40 मिनट्स एंड 50 मिनट्स। ओके। एक बार अगर हमें पूरा प्रोसेस समझना हो रोबोटिक नी सर्जरी का, तो सो दैट हमारी ऑडियंस को बिल्कुल समझने बिल्कुल में मैं आसानी बता हो। सकता हूँ। एक कन्वेंशनल सर्जरी होती है, पेशेंट एनेस्थेसिया देते हैं, टेबल पे लेते हैं, सर्जन होते हैं, हम लोग ऑपरेट करते हैं। अगर हम रोबोटिक की बात करें, सो पेशेंट्स को जो एनेस्थेसिया, ड्रेपिंग, क्लीन सब कुछ करने के बाद पेशेंट्स के ऊपर हम लोग एनाटोमिकल इंफ्रारेड सेंसर्स लगाते हैं। वो इंफ्रारेड सेंसर्स से पेशेंट्स का डेटा, जो एनाटोमिकल डेटा है, वो डेटा हम कंप्यूटर में रजिस्टर करते हैं। डिफरेंट एनाटोमिकल पॉइंट्स ऑफ द पेशेंट, जो डिफरेंट एनाटोमिकल पॉइंट्स है उससे हम रजिस्टर करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से वो कैलकुलेट करके बता देता है कितना डिग्री का डिफॉर्मिटी है और कितना आपको करेक्ट करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें पूरा पता चल जाता है कि पेशेंट सर्जरी के पहले इसकी ये डिफॉर्मिटी थी और ड्यूरिंग सर्जरी इवन ऑन द टेबल मुझे पता चल जाता है कि मैंने कितना करेक्ट किया है। तो ये डिफरेंस जो होता है, जो हम बाद में देखते थे एक्सरे में, आज हम वहीं पे देख लेते हैं ऑन द टेबल। सो ये एक रोबोटिक एडवांटेज है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का, कि ऑन द टेबल ड्यूरिंग सर्जरी हम देख लेते हैं। उसमें भी अगर 1-2 डिग्री का और 1-2 डिग्री का का वेरिएशन है तो वी कैन अगेन रिकरेक्ट, उसी समय फिर से करेक्ट कर सकते। इसमें जैसे अगर किसी ने रोबोटिक नी सर्जरी करा ली तो लोगों के दिमाग में एक चीज हमेशा से ये थी कि घुटनों की सर्जरी करा ली तो डॉक्टर बहुत सारे काम बंद कर देंगे कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना है। अगर किसी ने रोबोटिक नी सर्जरी कराई है तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो सर्जरी के बाद आप मना कर देते हैं या एडवाइस करते हैं कि करिए? अगर रोबोटिक नी सर्जरी करा रहे हैं या कन्वेंशनल नी सर्जरी करा रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मना की जाती है, बट मैक्सिमम चीज आप कर सकते हैं। सीढ़ी चढ़ना उतरना, आना जाना, ट्रैवल करना, मंदिर में जाना, वॉक करना, सब कुछ करते हैं। जो मना करते हैं वो जंप करना मना करते थे, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वो मना करते हैं, नॉर्मल कोर्स पे बाकी सब चीजें करते हैं। कुछ पेशेंट अगर अच्छी फिजियोथेरापी कराते हैं तो प्रॉपर जमीन पे बैठ भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उन सर्जरी के पहले उनकी कैसे हालात थे और वो कितना अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना मोटिवेटेड है, कितना उनका विल पावर है, वो सारे फैक्टर मिला के देखते हैं। तो इसमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं, कई बार लोगों के मन में रहते हैं, तो हम आपसे वो भी एक एक करके पूछेंगे। आप प्लीज बताइए कि ये एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं? सीढ़ियां चढ़ी जा सकती है सर्जरी के बाद? चढ़ी जा सकती है। इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है? अवॉइड करना है, अवॉइड करना।
अवॉइड करना, मना और करते हैं। जो लोग नीचे बैठते हैं कई बार पलाथी मार के, वो सारी चीजें। कुछ लोग पालथी मार के बैठ सकते हैं, बट हम्म। उसको हम बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है डॉक्टर, इसमें वजन का कितना रोल होता है कि बहुत ज्यादा रोल है। ज्यादा वजन है तो घुटनों पर प्रेशर हाँ, पड़ता है? बिल्कुल। अगर ज्यादा वजन है, ऑफ कोर्स आपका बीएमआई, आपका हाइट, आपका वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बीएमआई जो हम जानते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर सपोज कर लीजिए कि आपका वेट 70 केजी होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से, और आपका वेट 90 केजी है, सो 20 किलो का वेट आप अपने जॉइंट्स पे ज्यादा दे रहे हैं, सो वेयर एंड टियर ज्यादा होगा। और ऐसा देखा गया साइंटिफिकली कि अगर आप अपना वेट 5 किलो 5 केजी रिड्यूस करते हैं, सो चांसेस ऑफ आर्थराइटिस इज रिड्यूस बाय 50%। तो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है वेट का, वेट लॉस का। बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि आपके ओपीडीज में महिलाओं के केसेस ज्यादातर बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि महिलाओं में क्यों नी आर्थराइटिस होता है? एक तो जो मैंने बताया नॉन मोडिफाइबल, जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। दूसरा, मसल्स जो है, आई मीन रिलेटिवली जो मसल्स जो होते हैं अराउंड द नी जॉइंट, वो वीकर होते हैं। सो जो आई मीन बोन में जो वियर एंड टियर होता है कार्टिलेज में, वो ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में देखा है कि वीमेन में जो नी आर्थराइटिस के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं देन मेन। तो अभी तक डॉक्टर हम लोगों ने जिन एस्पेक्ट्स पर बात की है उसमें आपने सारी चीजें हमें बताई कि जो सर्जरी है किस तरीके से होती है, कौन से लोग एलिजिबल हैं, बिल्कुल। और सिम्टम्स वगैरह हम क्या समझ सकते हैं। ओवरऑल अगर हमें कंक्लूजन के तौर पर समझना हो कि आज के समय में अगर आपको हमारी ऑडियंस को बताना हो कि रोबोटिक नी सर्जरी जो है वो कितनी बेनिफिशियल है, किसके लिए है, तो आप क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल। जब आपको नी सर्जरी करानी है तो जरूर करानी चाहिए रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जैसा मैंने पहले कहा, रिकवरी फास्ट होती है, इम्प्लांट का प्लेसमेंट एंड बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है, सो लॉन्गेविटी ज्यादा होती है। ये बहुत जरूरी है जो आपको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑप्ट करने के लिए बताती है। रही बात मैसेज की, ये कोशिश करना चाहिए कि आर्थराइटिस ना हो। सो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज घुटने की एक्सरसाइज करनी है ताकि मसल्स अराउंड द नी जॉइंट स्ट्रांग हो। बिल्कुल। कुछ ऐसे एक्सरसाइज भी आप बता सकते हैं जो हमारे घुटने के लिए अच्छे होते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। लाइक अगर आप ऑफिस में बैठे हैं या मॉर्निंग सो के उठते हैं या इवनिंग, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और आई मीन क्वाड्रिसेप्स लेग की एक्सरसाइज करने चाहिए, जैसे नी एक्सटेंशन करना, होल्ड करना, रिलीज करना, एड़ी के नीचे आप पिल्लो रखने, घुटने को टाइट करना, फिर छोड़ना। सो जो मसल्स अराउंड द नी जॉइंट है ना, वहां पे काम करना चाहिए। अगर आप मसल्स अराउंड द नी जॉइंट को स्ट्रांग करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं बस कि एक बार जाते जाते आप ये जरूर बता दें कि हमारे घुटने हमारे लिए कितने जरूरी है और इनका हमें लंबे समय तक अगर ख्याल रखना है कि बिना किसी बीमारी के रहें, तो क्या क्या टिप्स जो है फॉलो की जा सकते हैं। कुछ एडवाइस आपकी तरफ से। जैसे बोलते, घुटना तो बहुत जरूरी है क्योंकि मोबिलिटी इज लाइफ। आप जब तक मोबिलिटी है तब तक लाइफ है, उसको बचाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। सो एक्सरसाइज, डाइट, ये आपको अपने डेली रूटीन में डालना चाहिए और नी का एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए ताकि आपको आर्थराइटिस ना हो, या हो तो बहुत देर से हो। तो आई थिंक इस सेशन में अब तक हम लोगों ने जो भी बातचीत की है डॉक्टर, वो हमारी ऑडियंस को समझने में, जानने में बेहद आसानी रही होगी। आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर चीज को हमें बताया, समझाया कि कौन से लोग रिस्क पर हैं। सबसे पहले तो सिम्टम्स किस तरीके से पहचाने जा सकते हैं, फिर उसका इलाज। और जैसे कि आपने सबसे आई थिंक जो अहम बात कही कि हर किसी को सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बिल्कुल, लेकिन जिन्हें पड़ती है उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत 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 अच्छा लगा। नमस्ते। थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए हम लोगों ने जो भी बातचीत की है वो आप सभी को जानने में, समझने में बेहद आसानी होगी। हमने जाना कि आर्थराइटिस आजकल क्यों बढ़ रहे हैं, इसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर घुटने का दर्द जो है वो आर्थराइटिस ही हो, और इसमें भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो सर्जरी के लिए आप कब जाएं। और उसमें भी सबसे जरूरी चीज, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि रोबोटिक नी सर्जरी आज के समय में कितनी बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए, कितने उन सभी चीजों को उसने आसान बना दिया। इस सेशन को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।